औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारी खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है। थ्योरी इसमें ज़्यादा है लेकिन कंसेप्ट वाइज ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि रट्टे से आप कभी भी पेपर कि में जो चेंजेस आते हैं, जो स्टेटमेंट वगैरह चेंज हो सकते हैं, वो आप रट्टे से कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। तो फिर क्वेश्चन किसी तरह का भी आ जाए, आपके लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। लिहाजा यहाँ पे भी आपने कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। तो आज हम बात करते हैं कि सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। ठीक है, देखिए जिस तरह हम एक बात करते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें ये सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें ये सपोज H2O है, हमने इसमें सोडियम क्लोराइड का डिसॉल्व किया, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने से क्या होगा? सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने से इसके ये सोडियम एंड प्लस क्लोराइड ये हमारे पास बन जाएंगे, डिसोसिएशन हो जाएगी। अब इस सोडियम क्लोराइड ये जो सॉल्यूट है, इसका डिसोल्यूशन डिपेंड किस चीज पे करता है? डिसोल्यूशन इसका डिपेंड करता है इसके पोलर नेचर पे, कि अगर आपके पास सॉल्वेंट पोलर है, ठीक है, और आपके पास ये सॉल्यूट भी पोलर है, तो फिर आपने सुना होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के वाटर में डिसॉल्व कर ले तो इसको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे फिर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर इसके बरक्स हम इस सॉल्वेंट की जगह, मतलब यह है कि केरोसिन ऑयल ले लें, या जो है ना मतलब यह है कि ईथर वगैरह ले लें, ठीक है, अल्कोहल हमने ले लिया सपोज, तो फिर ये सोडियम क्लोराइड उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में डिपेंड करती है कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन किस तरह? हर एक सॉल्यूट उसमें अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है। वो फिर मोलिकुलर भी हो सकता है, कोवेलेंट भी आपके पास हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, मेटालिक भी हो सकता है। ये सॉलिड्स को हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग द पार्टिकल नेचर, ठीक है, कि कौन से फोर्सेस इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आयनिक है, मोलिकुलर है, कोवेलेंट है, ठीक है, या हमारे पास मेटालिक है। तो ये 4 टाइप्स में कोई भी सॉल्यूट, तो अगर जिस तरह सोडियम क्लोराइड है तो ये आयनिक सॉलिड है। अब यही आयनिक सॉलिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर ले तो वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है और ये भी पोलर है, तो इसकी डिसोल्यूशन इजीली हो जाएगी। मतलब यह है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल की डिसोसिएशन करके, उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करके, उसको सोडियम में और क्लोरीन में डिवाइड कर लेते हैं, कैटायन और एनायन में डिवाइड कर लेते हैं और इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर इसी सोडियम क्लोराइड को हम केरोसिन ऑयल में, तो यहां पे ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ये सॉल्यूट पार्टिकल की डिसोसिएशन कर ले। मतलब ये है कि इस सोडियम क्लोराइड को ये कंप्लीटली डिसॉल्व कर ले और फिर इससे जो है ना वो मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, क्योंकि सॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो वहां पे होमोजीनियस मिक्सचर का बनना जरूरी होता है। इसलिए नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये दोनों बहुत ज्यादा अहम है, कि नेचर ऑफ सॉल्यूट आपके पास क्या है और सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपके पास क्या है, क्योंकि यही दोनों आपके पास सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको कंप्लीटली इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम है तो इसकी डिसोल्यूशन इजी हो जाएगी। लेकिन अगर एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, चाहे वो सॉल्यूट और सॉलिड में से कोई भी पोलर या नॉन पोलर हो, वो फिर कैटेगरीज इसकी अपनी बन जाती है। लेकिन दोनों में से कोई एक भी हो तो फिर उसकी डिसोल्यूशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये सॉलिड का बेसिकली, और इसकी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन क्या है। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन स्ट्रांग हुआ, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इंटरेक्शन अगर ये ग्रेटर हुआ सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट इंटरेक्शन से, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा? होमोजीनियस होगा। क्या होगा?
होमोजीनियस होगा, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर ना हुआ, मतलब इसके वाइस वर्सा, तो फिर जो है ना आपके पास होमोजीनियस नहीं हो, कोई हेट्रोजीनियस सस्पेंशन की तरह या कोई कोलाइड्स की तरह इस तरह की कोई चीज आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा ये आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। इसके बाद फिर हम सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड बात कर लेते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड। आपके लिए मैं भी थोड़ा सा हैरानकुन हो कि सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स, यस, जिस तरह सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होता है एग्जैक्टली इसी तरह हमारे पास सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स भी होता है, ठीक है। सो नाउ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, ठीक है। अब सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड, तो फिर इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि जब टू लिक्विड्स, इसमें एक एज अ सोल्यूट काम करता है, दूसरा एज अ सॉल्वेंट काम करता है। लेक्चर के एंड में ये आपके लिए बिल्कुल पानी पीने की तरह इजीली हो जाएगा, डोंट वरी। सबसे पहले इसका मतलब टाइप्स पे हम बात कर लेते हैं। तो के मतलब इसके हमारे पास 3 टाइप्स बनते हैं सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको इसका बता दूं कि सबसे पहले टाइप हमारे पास कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स है। क्या है? कंप्लीटली मिक्सेबल या मिक्सेबल लिक्विड, ठीक है। कि कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स हमारे पास कौन से हैं? तो कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स when the two liquids are completely, when the two liquids are completely mixed with each other and form होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, इनको हम कहते हैं कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स। अब कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड में हमारे पास अगर हम एग्जांपल्स पे बात कर लें तो एग्जांपल 1 हमारे पास किसका होगा? एग्जांपल 1 हमारे पास है वाटर प्लस अल्कोहल का। किस चीज का? वाटर प्लस अल्कोहल का। ये हमारा आ गया वाटर एंड प्लस अल्कोहल। अब वाटर और अल्कोहल, तो ये दोनों को अगर हम मिक्स करें तो ये हमारे पास कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। एक हमारे पास है H2O, यह C2H5OH, ये कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड की मिसाल है। सेकंड हमारे पास है अल्कोहल प्लस ईथर। क्या? सेकंड हमारे पास है अल्कोहल प्लस ईथर। ये भी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्सेबल है। क्या है? एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्सेबल है। C2H5OH प्लस C2H5 और क्या है साथ में? O। ये अब ये भी हमारे पास कंप्लीटली मिक्सेबल है। इन द थर्ड वन बेंजीन एंड टोल्यूइन। द थर्ड वन बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ये भी हमारे पास जो है ना वो कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड की एग्जांपल है। C6H5, ठीक है। ये भी हमारा, सॉरी मैंने NH3 लिखा, CH3, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है? कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड की मिसाल है। अब यहां पे आपने इनकी प्रॉपर्टीज पे नजर डालनी है, ठीक है। कि प्रॉपर्टीज आप कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? तो प्रॉपर्टीज इसकी जो है ना वो ये है कि ये हमारे पास एडिटिव नहीं है। क्या नहीं है? हमारे पास एडिटिव नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ सच सॉल्यूशन आर नॉट एडिटिव। जमा होने वाले, एडिटिव मतलब जमा होने वाले। किस तरह? तो समटाइम अपॉन
mixing two liquids, volumes may be greater. अब जब हम टू लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो हर एक लिक्विड का वॉल्यूम जब हम दोनों को जमा करते हैं तो हो सकता है कि उसके वॉल्यूम से जमा का वॉल्यूम ग्रेटर हो. हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इस सिस्टम, ये हमारे पास 2 ml है और ये वाला हमारे पास जो है ना वो 3 ml है. दोनों से आता है 5 ml, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन कितना है? हमारे पास सोल्यूशन सपोज 6 ml है. ये एक केस हो सकता है. Second, sometime upon mixing two liquids, volumes may be lesser. अब सपोज हम करते हैं कि इन दोनों सिस्टम टॉल्यूइन और बेंजीन को 2 ml है, 5 ml है, इसका होना चाहिए 7 ml, ठीक है, लेकिन हमारे पास है 6 ml, लेस भी हो सकता है. तो इसकी प्रॉपर्टीज एडिटिव नहीं है कि जो एक वॉल्यूम आपने लिया, दूसरा वॉल्यूम आपने लिया, दोनों को आपने जमा किया और एग्जैक्ट आपके पास सेम वैल्यू आ गई. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अब ये क्यों नहीं होता? वाई? अगर हम कहें कि वाई, तो इस वाई का आपके पास आंसर आना चाहिए कि हीट मे बी evolved or absorbed in such mixing. अब इसमें हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है और इवॉल्व भी हो सकता है. मतलब यह है कि ये क्या, ये हमारे पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकते हैं. सो द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed is called what? Heat of solution. क्या? Heat of solution, जिसको हम कहते हैं डेल्टा H solution. ठीक है. अब यही वो रीजन है कि हीट एवॉल्व हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है. इसलिए इन दोनों की हमारे पास क्या होगा? इन दोनों की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती है, जो लेसर वॉल्यूम है या ग्रेटर वॉल्यूम है, वो इसकी वजह से हो सकता है कि हीट एवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है. इस अनसर्टन नेचर की वजह से हमारे पास लिक्विड जमा या माइनस, मतलब यह है कि ज्यादा या कम दोनों आ सकते हैं. ठीक है. सो फ्रॉम दीज टू एस्पेक्ट्स, from these two aspects, we convince that these are not additive. ठीक है. अब ये एडिटिव नहीं है. ये दोनों मतलब ये है कि इक्वल हमारे पास क्या हो गए? हमारे पास ये इक्वल कभी भी नहीं आएंगे. ये हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे. सो दीज सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव, आर नॉट एडिटिव. इनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास एडिटिव नहीं है. क्या नहीं है? एडिटिव नहीं है. अब सच सॉल्यूशंस can be separated by fractional distillation. fractional distillation. ठीक है. ये हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किससे सेपरेट कर सकते हैं. तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको साफ करूं. ठीक है. अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द व्हाट? कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड तो पढ़ लिया है. तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? हाँ, शाबाश, बोले. पार्शियली मिसेबल लिक्विड, यही पे आपका कंसेप्ट आएगा. ठीक है. कंप्लीटली मिसेबल में इतना नहीं है, लेकिन पार्शियली में आपका कंसेप्ट ज्यादा आएगा. तो सेकंड हमारे पास है पार्शियली मिसेबल लिक्विड्स. क्या सेकंड हमारे पास है? पार्शियली मिसेबल लिक्विड्स. पार्शियली मीन किसी हद तक,
पार्शियली क्या, किसी हद तक ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। सच liquids are miscible up to some extent, up to some extent। ठीक है, ये किसी हद तक एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इससे ज्यादा एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। ठीक है, ईथर इन वाटर डिसॉल्व 1.2%। नंबर 1 ईथर इन वाटर। ठीक है, अब ईथर इन वाटर, सो ईथर इन वाटर dissolve 1.2%। It mean 1.2 centimeter cube of ether dissolve in how much, 98.8 centimeter cube of वाटर। ठीक है, अब ईथर और वाटर को अगर हम ले ले तो ईथर वाटर में कितना डिसॉल्व होता है, ईथर वाटर में 98.8 सेंटीमीटर क्यूब में 1.2 सेंटीमीटर क्यूब ईथर डिसॉल्व होता है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह कि अगर हम यहां पे एक बीकर ले लें, ठीक है, इसमें ये एक लेयर, ये हम सपोज करते हैं H2O है और ये हम सपोज करते हैं हमारे पास ईथर है, तो यहां पे इसका 98.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा और इसका 1.2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो पार्शियली डिसॉल्व है, क्या है, पार्शियली डिसॉल्व है। सो हियर इफ वी चेंज द टेम्परेचर, इफ वी चेंज द टेम्परेचर, द composition will change, but no homogeneous mixture formed। ठीक है, कंपोजिशन तो चेंज हो सकती है। ठीक है, 1.2 से ये ज्यादा हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, डिपेंड करता है कि सोल्यूशन कौन सा है, एंडोथर्मिक है या एक जो है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है। लेकिन फिर आपके पास जो मिक्सचर आएगा वो होमोजीनियस नहीं होगा, वो होमोजीनियस नहीं होगा। लिहाजा यहां पे हम ये बात करते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन में ये होमोजीनियस मिक्सचर है और यहां पे डिसोल्यूशन इसकी 1.2% है और इसकी 98.8% है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है किस चीज का, तो जिस तरह हमने लिया है ईथर एंड वाटर का, हम लेते हैं सेकंड हमारे पास, अगर हम वाटर इन ईथर को, तो ये हमारे पास 6.5% डिसॉल्व हो रहा है। कितना हो रहा है, 6। जिस तरह ईथर इन वाटर हो रहा है, तो नाउ वाटर इन ईथर कितना हो रहा है। ठीक है, वाटर इन ईथर, तो वाटर इन ईथर यहां पे ये 6.5% वाटर इन ईथर डिसॉल्व हो रहा है, वाटर इन ईथर। इट मीन कि हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिसॉल्व इन हाउ मच, तो ये हमारे पास 93.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईथर, इन 93.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईथर, इतने में ये हमारे पास वाटर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपने ये बात रखनी है, याद रखनी है कि ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और यहां पे वाटर क्या है, वो हमारे पास सॉल्यूट है। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि सोल्यूशन ऑफ लिक्विड, इन लिक्विड में भी हमारे पास वाटर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन अगर हम करें कि व्हाट विल हैपन इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर एंड ईथर शेक्ड,
ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर हम दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स को शेयर करें तो मतलब शेकिंग उसकी करें तो हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास ऑन शेकिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ both liquids, two layers well formed. Every layer will be saturated solution of another liquid. हर एक लेयर दूसरे का जो है ना एक सेचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सेचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। लेकिन अब इसमें अगर सपोज करते हैं ये हमने इक्वल वॉल्यूम का जो है ना वो शेक किया और हमारे पास टू लेयर बने, इसको हम कहते हैं अपर लेयर। क्या कहते हैं? अपर लेयर। ये हमारा ये अपर लेयर है, ये हमारा लोअर लेयर है। अब अगर हम दोनों को शेक करें तो हमारे पास यहां पे कौन सा आएगा? जिसकी डेंसिटी लेस होगी, लेस डेंसर लिक्विड, मैक्सिमम डेंसर लिक्विड। तो अब वाटर और ईथर के केस में हमारे पास डेंसिटी किसकी ज्यादा है? तो हमारे पास ईथर की डेंसिटी है D इज इक्वल टू 0.713 और ये इसका यूनिट क्या है? ग्राम पर ml। और वाटर की डेंसिटी हमारे पास क्या है? तो इसकी D है हमारे पास 0.998 ग्राम पर ml। ठीक है, तो लिहाजा अपर लेयर में हमारे पास क्या होगा? अपर लेयर में हमारे पास होगा ईथर। क्या होगा? ईथर। और नीचे वाले में हमारे पास होगा वाटर। ये हमारे पास है ईथर और ये वाला हमारे पास है वाटर। ठीक है, ये वाटर की आ गई, ये हमारे पास ईथर की आ गई। ठीक है, तो जब हम इक्वल वॉल्यूम्स को दोनों को मतलब शेक कर लेते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाता है? यहां पे हमारे पास इसके मतलब यह है कि टू लेयर्स बन जाते हैं, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर। अपर लेयर में कौन सा लिक्विड होगा और लोअर लेयर में कौन सा लिक्विड होगा? तो सेपरेशन के लिए जरूरी है तो अपर लेयर में हमारे पास लेस डेंसर होगा। फॉर एग्जांपल वाटर और ईथर में ईथर की डेंसिटी लेस है और वाटर की डेंसिटी ग्रेटर है, लिहाजा नीचे वाटर होगा और अपर हमारे पास ईथर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं कंजुगेट सोल्यूशन पे थोड़ा सा बात कर लूं। ओके, नाउ जब हमने दोनों को मतलब मिक्स किया तो इसका क्या हुआ? इसके हमारे पास कंजुगेट सॉल्यूशन बन जाते हैं। कंजुगेट सॉल्यूशन अब क्या होते हैं? तो अब हम बात करते हैं कंजुगेट सॉल्यूशन पे। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम है। सो कंजुगेट सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन विच मेक टू सेपरेट लेयर। ठीक है, एंड ईच लेयर इज अ सॉल्यूट ऑफ वन कंपोनेंट इनटू द अनदर। देखे यहां पे कंजुगेट सॉल्यूशन। अब कंजुगेट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? दो सॉल्यूशन विच मेक टू सेपरेट लेयर्स, दोज सॉल्यूशन विच मेक टू सेपरेट लेयर। जिस तरह हमने अभी वाटर और ईथर में पढ़ा, टू सेपरेट लेयर्स एंड ईच लेयर इज टू सेपरेट लेयर्स एंड ईच लेयर इज क्या होगा? अब ईच लेयर इज अ सॉल्यूट ऑफ वन कंपोनेंट इनटू द अनदर वन। ईच लेयर इज अ solute of one component into the other।
लेयर। अब जब 2 लेयर्स बनेंगे तो उसमें एक सल्यूट होगा और एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास सॉल्वेंट होगा। एक सल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। जो लेसर क्वांटिटी में होगा, हमने स्टार्ट में इस चैप्टर के डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो लेसर क्वांटिटी में होगा वो सल्यूट कहलाएगा, जो ग्रेटर क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, वो सोल्यूशन कहलाएगा। और सच सोल्यूशन आर कॉल्ड कंजुगेट सोल्यूशन ऑफ ईच अदर। दीज आर called conjugate solutions of each other, conjugate solution of each other। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंजुगेट सोल्यूशन। अब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो कंजुगेट सोल्यूशन पे उसका क्या मतलब यह है कि इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डोंट वरी, ये मैं पिनोल वाटर सिस्टम में आपको बता देता हूं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, म्यूचुअल solubilities ऑफ लेयर्स चेंजेस। डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज करने से इनकी सॉल्युबिलिटीज चेंज हो जाएगी। ये भी मैं आपको वाटर पिनोल सिस्टम में बता देता हूं, वाटर पिनोल सिस्टम में ये मैं आपको बता देता हूं। अभी हम बात करते हैं कि एग्जांपल ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, एग्जांपल्स ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो इसके फर्स्ट एग्जांपल है वाटर पिनोल सिस्टम। वाटर प्लस पिनोल सिस्टम, H2O C6H5OH, ठीक है। एक हमारे पास ये सिस्टम है, ट्राई इथाइल अमीन एंड वाटर सिस्टम, ट्राई इथाइल अमीन प्लस वाटर सिस्टम। ये भी हमारे पास पार्शियली मिसिबल लिक्विड की एक एग्जांपल है। C6H5 हमारे पास ये भी उसकी एक एग्जांपल है, एंड प्लस H2O, ठीक है। एंड द थर्ड वन हमारे पास है निकोटीन एंड वाटर। ये भी हमारे पास लेकिन हम यहां पे सिर्फ वाटर पिनोल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वाटर पिनोल सिस्टम। वाटर पिनोल सिस्टम के वाटर पिनोल सिस्टम में हमारे पास क्या हो रहा है, तो देखिए यहां पे अगर हम दोनों जो सॉल्वेंट्स है हमारे पास, दोनों जो लिक्विड्स हैं, अगर उसके हम इक्वल वॉल्यूम ले ले और इसको हम शेक करें तो हमारे पास 5% का पिनोल डिसॉल्व होता है वाटर में, ठीक है। और ये अपर लेयर में, और लोअर लेयर में हमारे पास 30% वाटर डिसॉल्व होता है। किस में? अगर हम इसको ये हम सपोज करते हैं हमने इक्वल वॉल्यूम इसके ले लिया और उसको शेक किया, ठीक है। अब ई हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास अपर लेयर है और ये हमारे पास लोअर लेयर है। ये लोअर है और ये अपर है। अब अपर लेयर में हमारे पास क्या है, अपर लेयर में 5% पिनोल इन वाटर। इट मीन के पिनोल यहां पे सॉल्यूट है और ये यहां पे सॉल्वेंट है, वाटर यहां पे सॉल्वेंट है। और लोअर लेयर में तो यहां पे 30% वाटर है और इन क्या, तो ये 95% है और यहां पे पिनोल कितना है, 70% है।
तो यहां पे वाटर क्या है, यहां पे वाटर आपके पास वाटर हमारे पास वही सॉल्यूट है, वाटर हमारे पास सॉल्यूट है और पिनोल हमारे पास सॉल्वेंट है। सेम चीज है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा। जिसकी क्वांटिटी कम होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सॉल्यूट होगा। और ये दोनों का था इक्वल वॉल्यूम्स। क्या था, इक्वल वॉल्यूम्स। ये इक्वल वॉल्यूम्स को हमने शेक किया। अब क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वाटर अपर लेयर से नीचे लेयर में आएगा। सो नाउ चेंजिंग टेम्परेचर, चेंजिंग, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि ये टेम्परेचर वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। तो चेंजिंग टेम्परेचर, तो चेंजिंग टेम्परेचर, तो अपर वाले लेयर में ग्रेटर क्वांटिटी किसकी है, तो 5% पिनोल और 95% H2O। यहां पे 30% H2O और 70% फिनोल। अब क्या होगा, गौर से इसको आपने देखना है कि टेम्परेचर चेंज करने से ये लोअर लेयर में वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाटर। और ये वाला जो है ना, ये पिनोल, ये अपर लेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो चेंजिंग टेम्परेचर, वाटर कमिंग टू लोअर लेयर, लोअर लेयर, पिनोल फ्रॉम लोअर टू अपर लेयर। ठीक है, अब देखिए ये, अब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो वो दूसरे में जा रहा है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो वो दूसरे में जा रहा है। अब क्या होगा, 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे बोथ लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिसेबल। दोनों लिक्विड कंप्लीटली मिसेबल है। क्या, एंड होमोजीनियस थ्रू आउट, होमोजीनियस थ्रू आउट। अब ये देखें, ये तो जबरदस्त काम हो गया कि 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास दोनों लेयर कंप्लीटली मिक्स हो गए। पहले ये 5% था, वो 30% था। अभी दोनों हमारे पास कंप्लीटली मिक्स हो गए और होमोजीनियस भी हो गए। क्या हो गए, होमोजीनियस और कंप्लीटली। ये दो बड़ी प्रॉपर्टी सामने आ गई है। अब इससे ये अंदाजा होता है कि टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटीज किस तरह चेंज हो जाती है, टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी किस तरह चेंज हो जाती है। और यही चीज अब हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटीज पे क्या फर्क पड़ता है। इस टेम्परेचर को फिर क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास आया है, इस टेम्परेचर को अब हम क्या कहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस टेम्परेचर का मैं आपको बता देता हूं कि इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं कि वाटर पिनोल सिस्टम का 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीटली मिक्स होना और होमोजीनियस बनना थ्रू आउट, इस टेम्परेचर की फिर क्या वैल्यू है। तो ये मैं आपको अभी बता देता हूं। इस टेम्परेचर को, ये एमसीक्यूज के लिए आप नोट कर लें, इस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और दूसरा नाम क्या है, अपर कंसोलेट टेम्परेचर, अपर कंसोलेट टेम्परेचर। अब आप देखें कि क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर कंसोलेट टेम्परेचर। ठीक है, अब क्रिटिकल या अपर कंसोलेट टेम्परेचर क्या है। तो क्रिटिकल या अपर कंसोलेट टेम्परेचर हमारे पास है कि द टेम्परेचर एट विच टू लिक्विड्स मर्ज मतलब एक दूसरे में दाखिल होना, एक दूसरे में दाखिल होना।
into one another, ठीक है। Such inform a homogeneous mixture, it's called upper consolidate temperature or critical temperature, so phenol और वाटर सिस्टम के लिए ये कितना है 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड। डोंट वरी, मैं आपको बाकियों का भी बता देता हूं, जिस तरह मैंने हर एक लेक्चर में आपको मल्टीपल वैल्यूज दी हुई हैं, ताकि अगर आप एक भूल जाएं तो बाकी वैल्यूज आपको याद हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसके बाकी वैल्यूज बता देता हूं। टेबल हम बना लेते हैं। अब टेबल में हमारे पास क्या हो गए, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, यहां पे हम लिख लेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर या अपर कंसोलेट टेम्परेचर। अब कंपोनेंट्स परसेंटेज, तो ए का परसेंटेज कितना होगा और बी का परसेंटेज कितना होगा। हम सपोज करते हैं हमारे पास टू सिस्टम है, एनालीन एंड हेक्सेन, एनालीन एंड हेक्सेन, ये दोनों हमारे पास। अब इसका अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर क्या है 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें कंपोनेंट ए तो ये 52% है और दूसरा 48% है, लिहाजा ये सॉल्वेंट होगा और दूसरा सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एनालीन और हेक्सेन का सिस्टम था। बेंजीन और सल्फर का, हमारे पास बेंजीन और सल्फर का। अब इस सिस्टम में हमारे पास अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर कितना है 163 डिग्री सेंटीग्रेड, 163, और परसेंटेज क्या है इसका 35% है, तो इसका 65 आ जाएगा, ठीक है। हम लेते हैं मीथेन और साइक्लोहेक्सेन को, किस चीज को, मीथेन साइक्लोहेक्सेन का। अब इन दोनों को हम लेते हैं, इसका हमारे पास है 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका कितना होगा 29 एंड 71, वाटर एंड एनालीन, इसका हमारे पास कितना होगा 167 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें परसेंटेज कितना है 15% और 85%। और फाइनल वन वाटर और पीनोल का, तो इसका आप लोगों ने पढ़ लिया कि 60.9, लेकिन अब इसमें परसेंटेज कितना होगा ये आपने वहां पे नहीं पढ़ा कि वाटर और पीनोल में जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इसका परसेंटेज कितना होता है। तो इसमें 66% ये H2O है और 34% ये हमारे पास पीनोल है। तो ये बेशक आप वाटर पीनोल सिस्टम में अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर के साथ ये वैल्यूज डाल दें। सो नाउ गाइज वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड वन, इम्मिसिबल लिक्विड, इम्मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। हमने पार्शियली मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल, नाउ वी आर स्टडीइंग इम्मिसिबल लिक्विड। तो इसमें वाटर एंड बेंजीन का क्या है, वाटर एंड बेंजीन। ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं होते। और सेकंड आप लोग बता दें, वाटर और CS2, चलो मैं यहां पे पहले ये लिख लेता हूं, फिर वो वाटर प्लस कार्बन डाई सल्फाइड H2O CS2, ये दोनों कंप्लीटली इम्मिसिबल है, ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, इनका एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं लगता, एक दूसरे के मुंह भी नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द
सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स एरिया में लिख ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।